नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जिस कंपनी में देखा जा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की हम फंडामेंटल स्ट्रेटजी को देखें तो समझ में आ रही है। जो कंपनी के पास ऑलमोस्ट इतना है, कहती है जो ये डिक्लाइन कर रही है इसके हिसाब से कि पिछले साल के सेम डेटा से जून 23 में कंपनी के पास अच्छी खासी रिवेन्यू हुआ करता था। और वो जो रिवेन्यू था वो आज के टाइम उस लेवल पे कंपनी का कामकाज नहीं देखने को, जहाँ पे कुछ पार्ट तो ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ कामकाज कर रही थी, कुछ में इन्होंने इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। ऑब्वियसली क्या देखने को मिला, लगातार क्या थी, इसका गिरावट था। चाहे हम इसको लास्ट पीरियड से देखें तो उसमें गिरावट थी, लेकिन लास्ट 2-3 पीरियड का आप आकलन करके देखें तो मार्केट में इसके लिए थोड़ी सी जगह बनती नजर आई थी। कंपेरिजन हुई तो, और कई बार कंपेयर करने के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे एनुअली डेटा की तरफ देखा जाए तो एनुअली डेटा में कंपनी की लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आती है। इसकी चार्ट को आप देखें, लगातार ग्रोइंग के अंदर आती है। चाहे हम रिवेन्यू पार्ट को देखें या फिर बाकी सारे पार्टों को देखा जाए तो निकल के आती है करीब 14% से लेकर के ऑब्वियसली करीब करीब ईटा में करीब 44-45% तक की इंक्रीज देखने को मिला है। क्या कहती है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे निवेशक की बात करें तो निवेशक मार्केट में काफ़ी करीब 60,000 से ज़्यादा के निवेशक इस स्टॉक में लगे हुए हैं। अब चर्चा करते हैं आखिर स्टॉक क्या है। स्टॉक है शुगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक, और शुगर इंडस्ट्रीज वाली जो कंपनियां होती हैं ना, केवल एक ही सेक्टर में कंपनी कामकाज नहीं करती, वो अपने अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। यहाँ पे देखा गया कि शुगर जो मिल्स चलाती है ना, वो एनर्जी में भी कंपनी कामकाज करती है, डिस्टिलरीज में भी कामकाज करती है। कहते हैं शुगर मिल, डिस्टिलरी एंड पावर स्टेशन ऑल इन वन की बात करती है। और अक्सर ये देखने को मिला कि ग्रीन एनर्जी में ये कंपनी अपनी एक्टिविटी दिखाती रहती है, और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजर्स हैं ऑब्वियसली कहाँ से क्रिएट करती है, वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट से जनरेट करती है। चलिए आज की इस लर्निंग हम जानेंगे इसके बारे में। देखा जाए कंपनी करीब कहते हैं कि 1800 TCD इन द ईयर जो 1971 से देखने को मिलता है। फिर कहती है कि इनका 2500 के आसपास रहता है, और 2009 में और 2020 का बाद करीब 9500 के आसपास पहुंच जाती है। कहती है द कंपनी के जो कुछ प्रोडक्टिविटी की बात करें, सामने निकल के आती है फ्रॉम शुगर टू पावर वी हैव इट ऑल। तो एक ही जगह पे कहती है कि हम शुगर तो बनाते हैं, शुगर से बनाने के बाद हमने पावर भी बनाते हैं, और पावर के साथ साथ हम और भी करती है। कैसे करती है, कहती है शुगर, शुगर से डिस्टिलरी, डिस्टिलरी से फिर पावर जनरेशन को लेकर करती है। और जो कि क्लीन एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, उस पर कंपनी का कामकाज है। बोर्ड ऑफ मेंबर की बात हमने किया यहाँ पे। अब चलते हैं, समझने के प्रयास करते हैं आखिर मार्केट में चार्ट ग्राफ क्या क्या को लेकर के एक समरी डेटा के तौर पे हमने देखा कि करंट प्राइस नियरली करीब 40-41 के आसपास है। बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू करीब 35 के आसपास है। उससे बहुत ज़्यादा अभी तक ग्रोथ लेवल नहीं बनी है कंपेरिजन विद द बुक वैल्यू। 124% की उछाल आई है। अब आती है स्टॉक में लेकर के जो शुगर सेक्टर की कंपनियां होती है उसमें बाकी कंपनियां हैं, और इस कंपनी में डिफरेंसेस क्या देखा जो इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं वो कहती है कि हमारे पास 16 लोगों की भीड़ है, तो यहाँ भी कहती है कि हम 16 लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। मतलब नियर अबाउट कह सकते हैं हम आसपास में बराबर है। जब हमारी कैपेसिटी फिलहाल बराबर है तो लोगों की रुझान बराबर है, तो इसमें अर्निंग क्या करती है, अर्निंग कहता है 2 रुपये 50 पैसे कि 2 रुपये के आसपास का फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 रुपये 50 पैसे का अर्निंग करती है। इसके बेसिस पे मार्केट में जो भीड़ का आकलन किया गया वो कहते हैं 16 गुने की भीड़। पहला एस्पेक्ट को देखा है तो कहते हैं कि क्वालिटीज के हिसाब से तो डेट टू इक्विटी, दूसरा कहते हैं करंट रेशियो। इन दोनों का हम आपस में कंपेयर इस पार्ट से करते हैं, क्योंकि ये जो समरी डेटा है, इस समरी डेटा में 3 तरह के डेटा को कंपेयर किया। एक तो यहाँ पे मार्केट की एक प्राइसेस है, मार्केट के स्ट्रेटजीज हैं। दूसरी तरफ जो कंपनी का कारोबार है, बिजनेस है, उसमें भी प्रॉफिट लॉस जो दिखाने का काम करता है, और उसकी हकीकत बयान करने का काम करता है बैलेंस शीट की पार्ट, जिसको हम आपस में क्या करेंगे, गहरा संबंध है एपीएस है, जिसको हम आपस में समझने का प्रयास करें। दोस्तों मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ, ना कोई मैं एक्सपर्ट हूँ किसी, आई एम ऑल्सो लर्नर पार्ट्स, और मैं इसको R to R की बेसिस पे स्टडी करूँगा। इसका मतलब है हम रिस्क टू रिकन्सिलेशन को समझेंगे।
आखिर कंपनी में रिस्क टू रिकंसिलिएशन क्या कहता है? जो कंपनी शुगर, डिस्टिलेज और पावर की सेक्टर में कामकाज करती है, और कंपनी 1971 में बनी थी, केएम शुगर मिल, कहती है मैन्युफैक्चरिंग द ट्रेडेड ऑन द शुगर, इथेनॉल और इथेनॉल जो एल्कोहल्स है, जनरेशन ऑफ पावर और के लिए कंपनी का कामकाज देखने को मिला है। जहाँ कंपनी की आरओसी का देना करीब 10% के आसपास, आरओई भी नियरली 10% के आसपास ही है। अब सवाल आता है कि नंबर ऑफ शेयर करीब 9 करोड़ 20 लाख, जिसकी वजह से मार्केट कैप उतनी बड़ी नहीं है, छोटी स्टॉक के अंदर आती है, करीब 300-400 करोड़ का डेटा निकल के आती है। अब यहाँ पे हायर टू हायर दिखाया था करीब 50 और लोअर टू लोअर दिखाया था 70। जब स्टॉक में हम इस प्राइस के आसपास देखें, हमारे सामने क्या निकल के आता है? क्या स्टॉक यहाँ से कुछ बड़ी चाल के लिए तैयार हो रही है या नहीं? यदि हमने एक साल की चार्ट देखा, एक साल की चार्ट में हमारे सामने ये निकल के आती है, तो पिछले पूरे के पूरे साल में स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट कब बनी? केवल 4 बार इंटरेस्ट बनी मार्केट में, और 4 बार जस्ट जब बने, हायर टू हायर को डेवलप किया। सिंपल से हमने देखा, जो ट्रेंडिंग वे कहा तो डेवलप किया, मतलब मार्केट में कुछ नए प्लेयर आए और लिए, और फिर मार्केट ने इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और क्या लगता है ये जो प्राइसेस हैं 41 वाले, ये प्राइस क्या हायर टू हायर को ग्रो कर सकती है? तो यहाँ पे देखा गया कि फिलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हम बात अक्सर करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ होता नहीं है, बेसिकली हायर टू हायर को हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं और लोअर टू लोअर को हम सपोर्ट मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें देखा जाए तो ये समझने वाली बात ये है, जो क्या फिलहाल ये अपनी प्राइस जोन से क्या कर रही है, मूव करती नजर आती है। अब इसलिए देखने को मिला कि यहाँ पे प्राइस जोन में थोड़ा सा हायर टू हायर इंटरेस्ट बनाती नजर आ रही है स्टॉक को लेकर। तो क्या तो हमने फंडामेंटल की ट्रेंडिंग देखा था, वो क्या उस आंकड़ा से क्या चलती नजर आती है? यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी के पास जो ट्रेंडिंग व्यू था, वो ट्रेंडिंग व्यू ये था, जो कंपनी के पास करीब 200 करोड़, 225 करोड़, 250 करोड़ तक का उन्होंने सेल्स गेन किया था। लेकिन लास्ट कुछ पीरियड का देखा जाए तो यहाँ पे इसमें क्या थी? गिरावट थी। इसमें क्या थी? उछाल थी। हमने एक तरफ देखा, जो हमारे पास क्यू और क्यू में क्या था, हमने वाई वाई में गिरावट देखी, क्यू और क्यू में हमारे पास जंप देखने। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा क्या हुआ, कंपनी को लेकर के लगातार बढ़ती रही। नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर की गिरावट दर्ज करती है। क्यों दर्ज करती है? इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट बेस करती, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाती, क्योंकि इनका जो क्या पार्ट्स में कमी आई। पार्ट्स की बात करें तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में कोई कमी, तो कहते नहीं, यहाँ पे लगातार बढ़ी है। तो कमी किस बात को लेकर आई? तो यहाँ पे देखा गया, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था ना, उस अमाउंट्स को लेकर देखा गया, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 10% था, 11% के आसपास बनी, उसमें सेल्स जो था पिछले साल का उस साल का थोड़ा सा डिफरेंस निकल के, जिसकी वजह से एक वाई वाई में ये देखने को। जबकि इसकी ट्रेंडिंग व्यू की तरफ दूसरी तरफ आंकलन करके देखें तो मार्केट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने लगातार क्या किया है? ग्रोइंग्स किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करती नजर आती है सेल्स को लेकर के, सेम एज द प्रॉफिट को लेकर के ग्रो करती है, लेकिन फिलहाल ये टॉप पे नहीं काम करती है। लेकिन परसेंटेज ऑफ जो ग्रो हमने देखा, इसका लगातार क्या थी? स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती है। अब देखिए, आर टू आर के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस शीट चाहिए, क्योंकि हमने दो पार्ट्स को लिया। अब दो पार्ट्स में एक तो हमने दिखावा का चर्चा कर लिया। अब हम यदि इसको हकीकत की तरफ देखें तो हमारे सामने ये निकल के आती है, क्या इनका लायबिलिटीज़ को लेकर के हमारे सामने आई, बोरोइंग्स को लेकर। तो बोरोइंग्स कंपनी में एक इंक्रीज करती नजर आई। अब सवाल आता है, इनका यूटिलाइजेशन क्या करती है? यहाँ पर फिक्स एसेट्स के पार्ट में कुछ देखने को नज़र नहीं आई, तो उन्होंने डेवलपमेंट किया हो। डेवलपमेंट हमारे सामने निकल के आती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, और दूसरी पार्ट ऑफ द करंट रेशियोज, करंट एसेट्स के अंदर, अदर एसेट्स के अंदर। इसमें भी मार्केट में जो उनका उधार लगा हुआ है, वो करीब 29 करोड़ के आसपास का उधार लगा था। प्रति हम रिस्क की बात करें तो 29 करोड़ का रिस्क उनके पास 16 दिन में पैसा आता है। कोई भी रिस्क के बात यहाँ पे नहीं करता। ये सब के सब क्या कहते हैं? कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ। जबकि इनकी फंडामेंटल्स में जो फाइनेंशियल्स पोजीशन थी, वो क्या कहती है? स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो कहती है हाँ, कई बार तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बनी थी, लेकिन कई बार टाइम टू टाइम इसमें गिरावट भी देखने को मिला। चाहे सेल्स ग्रो की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ टाइम तो ठीक रहा, कुछ टाइम में दिक्कत देखने को मिला।
इसके अलावा देखा जो स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आ रही थी, लेकिन पिछले पीरियड से इसमें उस लेवल से कामकाज नहीं हुआ। मतलब ये कह सकते हैं हाँ, ये स्टॉक की प्राइस में लगातार ग्रोइंग थी, रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े से तो देखने को नज़र नहीं आई है। तो आखिर इस स्टॉक को लेकर के जो हम यहाँ पे देख रहे थे, जो करंट रेशो को लेकर के या इसको लेकर के, इसमें इन्होंने बढ़ाई, वजह से इनका क्या हुआ, यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा क्या होगा और कम होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे देखने को बस नियर अबाउट द सेम कहते। इसके अलावा की बात करें तो हमारे सामने निवेशक की बात हमने किया कि करीब 62,000 के आसपास निवेशक है कंपनी में। और फाइनेंस जो कि बैलेंस शीट पार्ट, तो बैलेंस शीट पार्ट में हुआ क्या, कहते हैं ईयर ऑन बेसिस में कंपनी को लेकर के यदि हम चार्ट का आंकड़ा देखें हमारे सामने ये दिखता है इनकी कैटेगरी को लेकर, इनकी ग्रोइंग को लेकर के। तो यहाँ पे क्या हुआ, लगातार क्या होती है, ग्रोइंग्स होती है। लेकिन यहाँ पे डिमेरिट की बात यह है, जिसको वीकनेस के पॉइंट कहते हैं, जिस लेवल से आप अपने एसेट्स को इंक्रीज करें उसी लेवल से आपकी जो लायबिलिटी है वो भी ज़्यादा की रेशियो से परसेंटेज इंक्रीज करती नज़र आती है। ये इनके लिए थोड़ा सा चिंता की बात होती है। आप समझने के प्रयास करेंगे इसकी एनालिसिस के पार्ट को लेकर क्या कहती है और उसके बारे में हमारे सामने कंक्लूजन ये निकल के आते हैं कि कंपनी जो डिविडेंड्स की पार्ट की बात करें, यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड्स का पार्ट किया और सेक्टर वाइज भी देखेंगे आखिर किस सेक्टर से कितने के पैसा आता है। तो डिविडेंड कंपनी ने 2022 के बाद ऐसा कुछ डिक्लेरेशन दिया नहीं, और सेगमेंट वाइज कंपनी कहती है जो हमारे पास जो सेगमेंट वाइज पैसा आती है ना, उसमें सबसे बेटर जो हमारा जो कामकाज है वो कहती है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जून 24 में जो हमारे पास सेगमेंट वाइज आना चाहिए था और आया है, सबसे जो ज़्यादा कारोबार है वो शुगर इंडस्ट्रीज, दूसरा है जो डिस्टिलरी कारोबार का है। पावर सेक्टर में उन्होंने कुछ भी ऐसा आंकड़ा नहीं देती है, मतलब समझ में आई कि केवल 2 सेक्टर में इनके पास कामकाज है। पावर से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता कंपनी, पावर से कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं होता, 2 सेक्टर की कंपनी का कामकाज है। और जहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें थी यहाँ पे, जहाँ पे ट्रांसमिशन तक की बात उन्होंने कहा था कि जहाँ पे क्लीन इन पावर की करते हैं, लेकिन वो ऐसा देखने को नजर, इनका रिवेन्यू मॉडल ही देखने को नज़र नहीं आई। केवल 2 जगह से इनका रिवेन्यू सोर्स है, एक तो शुगर से, दूसरा डिस्टिलरीज बिजनेस है, यहाँ पे अल्कोहल वाली चीज़, एथनॉल वाली की चीज़ें निकल के आ सकती। डिविडेंड का कोई पे आउट नहीं था और कंपनी को लेकर के बाकी सारी चीज़ में स्ट्रॉन्ग पोजीशन था। कंपनी में कोई ऐसा देखने को नज़र नहीं है जहाँ पे वीक बहुत ज़्यादा देखने को मिली हो। अब चार्ट में देखिए जहाँ पे कुछ सवालें होती है और गोल्डन रूल की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए कि कंपनी फिलहाल कुछ दिनों से लगातार क्या कर रही है, सेम प्राइस के आसपास अपनी मूवमेंट रखी। मतलब यहाँ पे कुछ बड़ी होने के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि कहते हैं साइडवेज मार्केट में क्या है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है निवेशकों को लेकर। जहाँ निवेशक में इंटरेस्ट आया था फिर गिरावट आई थी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, फिर नए लोग आए दोबारा मार्केट में थोड़ा बहुत करके। अब सवाल आता है जिन लोगों ने यहाँ पे लिया या यहाँ पे, उनके लिए जिन्होंने खरीद के रखा हुआ उनके लिए क्या हो, उनके लिए पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा अच्छा ये तो डिक्लाइन हो गई, लगातार क्या हुई, लॉस मेकिंग दिख रहा है। तो इसके लिए गोल्डन रूल कुछ मार्केट के लिए कहती है, और गोल्डन रूल क्या कहती है उसकी दोस्तों देखा जाए उससे पहले हम नज़र डालते हैं इनकी अभी तक के ग्रो लेवल की तरफ। जहाँ पे कंपनी ने ग्रो लेवल की बात किया, करीब 1 साल में तो 10-11% की उछाल करती है, 6 महीने में करीब 42% की उछाल आती है। इसके अलावा पिछले 5 साल में देखने को मिला कि 486% की उछाल आई है, और नियर अबाउट कह सकते हैं मैक्सिमम पीरियड में 254% की उछाल। यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले ये जो बड़ी ब्रेकआउट हुआ था ना इस प्राइस के आसपास, उसके बाद ज़्यादा मोमेंटल होती है मार्केट में, जब कोई पुराने जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको तोड़ती नज़र आए। यहाँ भी सेम नज़र आए, फिर यहाँ पे सेम नज़र आए, और फिर यहाँ पे देखिए जो मार्केट कर सकती है। इसके पीछे गोल्डन रूल को जानने के प्रयास करते हैं, क्या कहता है हम 1 साल की डेट। अब यहाँ पे गोल्डन रूल कहता है तो मार्केट में खुद की रिस्क फैक्टर कितनी है, और खुद की रिस्क फैक्टर के साथ ये जो लाइन हमने लिया ना, ये बेसिकली क्या है, एक है टर्म का प्लस एक ग्रो का, में दोनों का हमने एक ही में मर्ज किया। इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये आपकी अपनी खुद के ऊपर डिपेंडेंसी का, खुद की रिस्क फैक्टर कितना होता है और खुद की रिस्क फैक्टर के हिसाब से एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल दिखाता है। और इसमें
यदि मार्केट उस लेवल के आसपास जाती है, नियर अबाउट जाती है, तो वहाँ पे कट किया जाता है। उसके बाद दोबारा यदि अच्छी लगती है तो दोबारा यहाँ पे लिया जा सकता है, पोजीशन किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे मार्केट यदि उस लेवल से रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ना चले, के लिए एक एसएल का प्रोविज़न होता है, जो आप एसएल का प्रोविज़न करके अपने रिस्क को एक क्या कर सकते हैं, कवर करके वहीं तक स्टॉप कर सकते हैं। रिस्क को कहते हैं ना, स्टॉप करना, वो किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू उसका ये कहता है, पिछले 6 महीने की डेटा के देखें या हम इससे पहले की भी डेटा को देखें, 1 महीने की डेटा को देखें, तो ये फिलहाल अपनी पुराने जो डेटा फ्रेम था उसको उन्होंने ब्रेकआउट किया, उन्होंने पुराने को ब्रेकआउट किया। और लगातार यदि ये अपनी हिस्टोरिकल डेटा को ब्रेकआउट कर रही है, इसके पहले भी के डेटा को देखा जा सकता है। फिलहाल अब यहाँ देखा जा सकता है कि मार्केट यहाँ पे आकर के दोबारा ब्रेकआउट करने की चांसेस बनाती है, ये कुछ आंकड़ा कहती है। और इस लेवल पे यदि बाकी हम पीयर्स कंपनी की तरफ आंकलन करके देखें, पीयर्स कंपनी में एडी फेडिस और बलरामपुर शुगर्स चीनी जो कि है त्रिवेणी शुगर, इन सभी में देखा जाए तो नियर अबाउट द भीड़ का आंकलन यदि कहता है तो नियर अबाउट सीमी कहता है, चाहे वो यदि फेडी को हो या फिर हाँ, यहाँ पे यदि पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल का आप देखें, शायद जो हमने वहाँ पे कंपेयर किया था, ये किस यदि यहाँ से 20% की जंप करती है नियर अबाउट, तो कितना पे जाएगा? करीब करीब मुझे लगता है कि 20 नहीं 25% का ऑब्वियसली यहाँ से जंप होना चाहिए। और इन द यदि सेम कंपेयर करने के हिसाब से देखा जाए, और यहाँ से यदि 25% की इंक्रीज करती है, कहाँ पे जाएगा? कहती है करीब करीब 10-12 रुपये बढ़ेगा, तो जो हायर टू हायर है उसको तोड़ करके आगे निकलने की उम्मीद रखता है। किसके कंपेयरिंग टू? इनकी जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात। और अब मार्केट इनकी फिर चलने वाली, क्योंकि मार्केट में इनके लिए दोबारा क्या होगी, प्रोडक्शंस होगी। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में नियरली 60 से लेकर के आगे की सफ़र को तय कर सकता है। बट इसके लिए क्या ज़रूरत है? खुद की रिसर्च ज़रूरत है दोस्तों। मैं कोई आपको लिए ना स्टॉक ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, ना कोई मैं एडवाइजर्स में स्टॉक को लेकर के, ओनली एज ए लर्नर मार्केट में लर्न करता हूँ, जो लर्न करता हूँ अपने सामने रखता हूँ। और इसमें से यदि हमारी लर्निंग्स के अंदर कुछ अच्छी मिले, कुछ पॉइंट मिले, तो उसके बेसिस पे आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बेटर परफॉर्मेंस, बेटर लर्निंग्स, बेटर एजुकेशंस के लिए हमारी ज्वाइन बटन को भी क्लिक किया जा सकता है, जहाँ हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं, नॉट कैसे नॉट एडवाइजरी। आज की लर्निंग में हमने जाना केएम शुगर को लेकर के, जिनका मेन कारोबार शुगर इंडस्ट्रीज और द ब्रिज कारोबार निकल, पावर सेक्टर का कुछ कारोबार नहीं देखने को मिला था। और ये एक व्यूअर्स के कमेंट्स के बेसिस पे बनाया था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट कंसेप्ट। तब तक के लिए बाइट।